आज हम कक्षा 10 के पहले चैप्टर जो इतिहास का है, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसके प्रश्न उत्तर के बारे में बात करेंगे। आज हम इस चैप्टर से जुड़ी हुई सभी प्रश्न उत्तर के बारे में विस्तार से जानेंगे, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना करना ना पड़े। सबसे पहला जो है वो बहुवैकल्पिक प्रश्न है, मतलब कि एक नंबर का क्वेश्चन है। इसे हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है हमारा कि नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण कब किया। तो नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण कब किया के जो विकल्प हैं आपके प्रश्न में ऐसे ही दिए रहेंगे। पहला जो है वो है 1821, 1905, 1797 और 1795। तो इसका जो सही आंसर है वो है तीसरा, 1797। नेपोलियन ने इटली पर 1797 में आक्रमण किया था। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है 19वीं सदी में कौन सी ताकत उभरी जिसने यूरोप की राजनीतिक और भौतिक दुनिया में बहुत भारी परिवर्तन किया। तो पहला है राष्ट्र राज्य का उदय, दूसरा है निरंकुश राष्ट्र राज्य का उदय, और तीसरा है पूर्ण तानाशाही, और चौथा है पूर्ण राजशाही। तो इसमें राष्ट्र राज्य का उदय जो है उसी ने 19वीं सदी में यूरोप के राजनीतिक और भौतिक और ऐतिहासिक सभी चीज़ों में बहुत भारी परिवर्तन किया था। तो राइट आंसर इज 1। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा लक्षण नेपोलियन की संहिता का लक्षण नहीं था। तो जन के आधारित सुविधाओं का ना होना, संपत्ति का अधिकार, सबके लिए वयस्क मताधिकार, कानून के समक्ष समानता। तो सबके लिए वयस्क मताधिकार ये इसका राइट आंसर है। सब तीन जो है वो सही है। सबके लिए जो वयस्क मताधिकार था वो नेपोलियन ने संहिता बनाया था, उसमें ये चीज़ें नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वियना कांग्रेस किस वर्ष में आयोजित की गई। कल ही वैसे पहले वाले वीडियो में हमने इसके बारे में काफ़ी डिस्कस किया था, वियना संधि क्या था। और तो अभी इसमें हमें पढ़ना है कि वियना संधि किस वर्ष में आयोजित किया गया था। तो वियना संधि 1815 में आयोजित किया गया था और वियना शहर में किया गया था। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है। बिस्मार्क, ड्यूक मैग्निक, ड्यूसेपी मर्सिनी और नेपोलियन। तो इसका जो आंसर है वो है ड्यूक मैटरनिक। ये जो ऑप्शन 2 है वो इसका सही होगा। अब छठा क्वेश्चन कहता है नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था। वर्साय संधि, वियना संधि, म्यूनिख समझौता और उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन 2 इसका सही होगा। वियना संधि के दौरान ही ये सारी चीज़ें हुई थी। वियना संधि जो है इसका सही उत्तर है। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है। तो ये एक कमेंट था, कटाक्ष था। तो इसको किसने कहा था वो जानना है। लुई फिलिप ने कहा था, बिस्मार्क ने कहा था, विक्टर एमेनुअल ने कहा था और मैटरनिख ने किया। तो ये कहा था मैटरनिख ने। मैटरनिख ने क्या कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो यूरोप के बाकी देशों को सर्दी और जुकाम हो जाती है। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दिया। मतलब ऐसा कौन सा समझौता हुआ था जिसमें यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र और देश घोषित हो गया। तो इसका है पहला 1815 की वियना संधि, कांस्टेंटिनोपल संधि, सार्डिनिया संधि, उपरोक्त में सभी। तो ऑप्शन 2 जो है वो सही है। कांस्टेंटिनोपल संधि के दौरान ही यूनान को मतलब आज़ाद कर दिया गया था। 9वां क्वेश्चन कहता है आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। आयरलैंड में जो प्रोटेस्ट हुआ था, दंगा हुआ था या फिर क्रांति का ये हुआ था, उसमें इनका नेता कौन था। गैरीबाल्टी, वोल्टेफोन, मात्सिनी और काबूल। तो वोल्टेफोन जो है वोल्टटोन जो है वो जो था इनके प्रोटेस्ट के आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था। 10वां क्वेश्चन कहता है कि आंखों पर पट्टी बांधे हुए तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है। शांति का प्रतीक है, समानता का प्रतीक है, न्याय का प्रतीक है और स्वतंत्रता का प्रतीक है। तो ये न्याय का प्रतीक है, न्याय का प्रतीक है। ये 10वें का जो तीसरा है वो सही आंसर है। अब एक एक अंक वाले प्रश्न आपको देखने होंगे, क्योंकि अब ये अध्याय है। तो अध्याय में आपको पहले बहुवैकल्पिक, फिर 1 अंक के, फिर 3 अंक के, फिर 7 अंक के, 10 अंक के, ऐसे प्रश्नों को आपको डील करना पड़ेगा। तो आइए हम एक एक नंबर के जो प्रश्न हैं उन्हें देखते हैं।
पहला क्वेश्चन कहता है, प्रश्न नंबर 1 कहता है कि फ्रेडरिक सारियू कौन था? तो ये फ्रांसीसी चित्रकार थे, चित्र बनाते थे, फ्रांस के चित्रकार थे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है अर्नस्ट रेनन कौन था? तो अर्नस्ट रेनन फ्रांसीसी दार्शनिक थे, फिलोसफर थे, ये फिलोसफर थे फ्रांस के। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था, वह किस बात का प्रतीक था? तो जर्मन राष्ट्र का रूपक था जर्मेनिया और जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक था। जर्मन बलूत जो है वो वीरता का प्रतीक था। अगला क्वेश्चन कहता है मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत या अधिकार विभाजन का सिद्धांत का आविष्कार किया था मॉन्टेस्क्यू ने। मॉन्टेस्क्यू ने क्या किया था? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत और अधिकार विभाजन का प्रतिपादन किया था, मतलब कि निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर 5 कौन सी विश्वविख्यात घटना को राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति माना जाता है? तो वो थी फ्रांसीसी क्रांति, क्योंकि 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई थी और ये पहली क्रांति थी, ये पहला रेवोल्यूशन था जो पूरे विश्व में हुआ था। यहीं से अब जितने भी रिवोल्यूशन हुए, वो रसिया का हो, हिटलर का उदय हो, जर्मनी का हो, अमेरिका का हो, कहीं का भी हो, तो वो इन्हीं के बाद हुआ था। मतलब लेकिन आप कह सकते हैं कि जो फर्स्ट रेवोल्यूशन था वो 1789 में फ्रांस में हुआ था। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन कहता है जोलबेराइन क्या था, वह किस प्रकार वह जर्मनी की आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था? तो सबसे पहले बता दूं कि यह जर्मन शुल्क संघ था। इससे पहले वाले वीडियो में हमने शुल्क संघ के कार्यों के बारे में पढ़ा था। अगर आपने इससे पहले के 2 वीडियो को नहीं देखा है तो आप सबसे पहले उन 2 वीडियो को देखें ताकि आपको प्रश्न उत्तर को समझने में आसानी हो। तो यह एक जर्मन शुल्क संघ था। अधिकांश जर्मन राज्य इसमें शामिल थे और 1834 में स्थापित इस संघ ने विभिन्न जर्मन राज्य के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया था। मतलब कि जितने भी टैक्सेस थे, शुल्क थे, उनको समाप्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। इसके अलावा जो जर्मन की मुद्राओं की संख्या 30 थी उसे घटा के सिर्फ 2 कर दिया गया। इस प्रकार से आर्थिक एकीकरण का यह प्रतीक था। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है मात्सिनी द्वारा स्थापित 2 भूमिगत संगठनों का नाम लिखिए। तो ये हमने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया था। एक था यंग इटली और दूसरा था यंग यूरोप। इन दोनों का निर्माण मात्सिनी द्वारा ही किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19वीं सदी में ऐसी कौन सी ताकत उभरी जिसने, तो ये हमारा जो है ऑलरेडी हमने इस पे काम किया हुआ है, लेकिन फिर से ये हमारे क्वेश्चन हैं जो शॉर्ट में आए हैं, तो आप इसे देख लीजिएगा। अब हम इसमें 3 से 5 अंक वाले प्रश्नों के ऊपर देखेंगे जो 3 नंबर और 5 नंबर में आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों ने सामूहिक पहचान की भावना किस प्रकार पैदा की? फ्रांसीसी क्रांति के लोग जो थे उनकी जो आपस की भावना थी वो किस प्रकार से पैदा हुई थी? पहला था नए राष्ट्र चिन्ह का आविष्कार किया गया, केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था बनाया गया और राष्ट्रीय भाषा का निर्माण किया गया ताकि फ्रांसीसी आपस में एक दूसरे से जुड़ के रहे। इसके अलावा एक समान भार व मान की व्यवस्था की गई। एक समान भार व मान क्या था? मैंने आप लोगों को चैप्टर पढ़ाते समय बताया था कि एक ही जगह पर ये जब कोई एक चीज को तौलते थे तो वो कहीं 1 kg होता था और वही दूसरी जगह जाते थे तो वो 5 kg हो जाता था। मतलब इनकी जो भार प्रणाली थी वो बिल्कुल सही नहीं थी। तो इसके बाद क्या हुआ कि पूरे भार और वजन के प्रणाली को एक किया गया कि मतलब पूरे एक ही जगह पे रहने वाले सभी लोगों के लिए एक जैसा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है जो 3 से 5 नंबर में आएगा वो है नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांति का समावेश किया जिसने पूरी व्यवस्था को अधिक कुशल व तर्कसंगत बना दिया। समीक्षा कीजिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार सबसे पहले नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में भी सुधार नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था और व्यापार मतलब कि बिजनेस में भी सुधार नेपोलियन बोनापार्ट ने ही किया था, जिससे कि प्रशासनिक और क्रांतिकारी सिद्धांत का समावेश हुआ और वो अधिक कुशल व तर्कसंगत बन गए, लोगों के नज़र में एक हीरो बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यूरोप के
राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आपको यहाँ पे बता दूं कि कला, काव्य, कहानी, संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को विकसित किया। कला जो चित्रकारी होता है, काव्य जो कहानी और पोएम होते हैं, इन सब के माध्यम से राष्ट्र के विचार का वहाँ पे निर्माण किया गया। दूसरा जो है वो कहता है लोकगीत, जन काव्य और लोक नृत्य के माध्यम से यूरोप के राष्ट्र विचार को और मजबूत बनाया गया। तीसरा है स्थानीय बोलियों एवं लोक साहित्य पर बल दिया गया। जो लोकल लैंग्वेजेस थी उन लोगों चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। और फोर्थ जो है वो है लैंग्वेज, भाषा पर अधिक जोर दिया गया, क्योंकि एक भाषा ही है जो स्थानीय लोगों को एक दूसरे से बांध के रखती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो मैं आपको बता दूं, पहला जो है वो है आरंभ विलियम प्रथम के प्रसा के सिंहासन पर आसीन होना। जो विलियम प्रथम थे वो प्रसा के सिंहासन पर पहली बार जब आसीन हुए, वो जर्मन के एकीकरण की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा है बिस्मार्क द्वारा जर्मन एकीकरण की भूमिका तैयार करना। बिस्मार्क जो था उन्होंने एक प्लॉट तैयार किया, एक नियम बनाया, एक व्यवस्थित ढंग से उसे एक जगह पे लाने की कोशिश की। और वियना जो संधि थी वो भी इसमें एक बहुत अहम भूमिका निभाता है, ताकि एकीकरण में बहुत सारे बाधाएं भी आती है, लेकिन उस बाधाओं को यहाँ पे बिस्मार्क द्वारा तैयार किए गए प्लॉट से नष्ट-ओ-नाबूद किया गया। मतलब इन्होंने इन सब चीज़ों को सुधारा, बहुत ज़्यादा सुधार कर इसे सही किया। पांचवा जो है वो बिस्मार्क द्वारा ऑस्ट्रिया, फ्रांस आदि पराजित विश्व शक्तियों को तटस्थ किया और एकीकरण जर्मनी का राष्ट्र के रूप में उभारा। मतलब कि जितने भी जो हारे हुए देश थे उन सबको भी इन्होंने सम्मानित किया और उन्हें एक जगह पर लाने की पूरी कोशिश की। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कहता है इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करें। इटली के एकीकरण की प्रक्रिया में सबसे पहले जो है काबूल सार्डिनिया का प्रधानमंत्री बनना था, फ्रांस की संधि थी, ऑस्ट्रिया का पराजित होना था और 1889 में लुबार्डो को जो राज्य मिला था वो भी इसका महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। द्वितीय चरण में आप देखिए मडेना, टक्सेनी, पामा आदि जनमत संग्रह द्वारा सार्डिनिया में विलय हो जाना, मतलब सब मिलके एक सार्डिनिया देश बना लिया। तृतीय चरण में 1860 में गौरीबाल्टी द्वारा सिसिली और नेपल्स पर विजय पाना था। चतुर्थ चरण में वेनेशिया व रोम पर अधिकार करना था और 1871 में पॉप से समझौता एवं वो भी एक एकीकृत इटली के उदय का अहम स्थान माना जाता है। अब एकीकरण में जो बाधाएं हुई उनके बारे में भी जानना है। एकीकरण जब हो रहा था तो उसमें बाधाएं आई कि राजनीतिक विखंडन का लंबा इतिहास रचा गया, विदेशी शक्तियों का आधिपत्य था, पॉप का शासन था, वियना कांग्रेस थी, अनुदरवादी शासक थे। तो ये सब जो थी ये सब इसमें बाधाएं थी और ये जो था वो एकीकरण की प्रक्रिया में होने वाले नियम थे। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि ब्रिटेन में राज्य का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया किस प्रकार था, मतलब कि किस प्रकार से इसमें लंबी प्रक्रिया लग गई। तो यह एक उथल पुथल एवं क्रांति का नहीं, एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा था। तो पहला जो था, पहले निर्जातीय पहचान, राष्ट्र की अहमियत एवं सत्ता में वृद्धि। 1688 में राजतंत्र से संसद द्वारा ताकत छीने जाना। तीसरा जो है 1707 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन होना। नेक्स्ट जो है वो कह रहा है स्कॉटलैंड पर प्रभुत्व। आयरलैंड को 1801 में बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया। नए ब्रिटिश राष्ट्र का निर्माण किया गया, अलंग संस्कृति का दबदबा बनाया गया। नेक्स्ट कह रहा है राष्ट्र के प्रति झंडा व राष्ट्रगान को बढ़ावा पुराने राष्ट्रमात सहयोगी के रूप में दिया गया। ये सब इसके लंबी प्रक्रिया के कारण थे। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे। तो यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए कारण जो थे वो था राज्यों का उदय, लोकतंत्रीय सिद्धांत का बढ़ावा, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समानता पर बल, अन्य राष्ट्रों में मानवीय अधिकारों की मांग, निरंकुश राजतंत्रों में क्रांतिकारी प्रतिक्रिया। ये सब जो थी ये यूरोप के राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए उत्तरदायी कारण थे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फ्रांसीसी क्रांति का न केवल फ्रांस पर अपितु पूरे विश्व पर गहरा प्रभाव पड़ा। हाँ, ये बात सही है कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद ही राजतंत्र से छुटकारा पूरे विश्व को मिला। फ्रांस का जो
क्रांति हुआ उसमें लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हुई, लोक कल्याणकारी कार्य किए गए, समानता, स्वतंत्रता और भातृत्व से भरे नए समाज की नींव डाली गई, नवीन कानून संहिता लागू किया गया, नेशनल असेंबली का गठन किया गया, आर्थिक एकीकरण हुआ, कानून के समक्ष बराबरी का महत्व दिया गया और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया गया। मध्य वर्ग के लोगों का भी उदय हुआ, उदारवादी विचारधारा का प्रारंभ हुआ, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम हुआ, संस्कृति एवं भाषा की भूमिका को देखा गया और जन विद्रोह भी हुआ। ये सब चीज़ें थी जो पूरे विश्व में फ्रांस के क्रांति के बाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1804 की नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। 1804 की जो नागरिक संहिता थी ये आपको पता है कि नेपोलियन द्वारा बनाई गई थी, नेपोलियन बोनापार्ट ने इसे लाया था। तो पहला था जन्म पर आधारित सुविधा को समाप्ति कर दिया गया था, संपत्ति के अधिकार की बहाली की गई, जमींदारी एवं सामंती व्यवस्था को समाप्त किया गया, यातायात तथा संचार व्यवस्था में सुधार किया गया, मानक नाप तौल और पैमाना जो था उसमें भी सुधार किया गया, मतलब कि जो अलग अलग थे उन्हें एक ही बनाया गया। और जो लास्ट है वो कह रहा है कि एक राष्ट्र मुद्रा चलाई गई। जो 30 अलग अलग राष्ट्र मुद्राएं पूरे एक ही जगह पर चलाई जाती थी उसे हटाकर सिर्फ 2 मुद्राएं बना दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यूरोप के कुलीन वर्ग की विशेषता को लिखिए। जो यूरोप के कुलीन वर्ग थे उनकी क्या विशेषता थी? वो भू स्वामित्व थे, मतलब उनके पास बहुत ज़्यादा जमीनें थी, कूटनीतिक भाषा थी, मतलब वो राजनीति नहीं, मतलब अजीब से अपने मतलब साम दाम दंड भेद के माध्यम से अपना काम निकलवाना चाहते थे। आपस में वैवाहिक संबंध, वो आपस में ही शादी कर लेते थे, अपने अगल बगल वाले लोगों से ही शादी कर लेते थे। उच्च वर्गों के बीच फ्रेंच भाषा का प्रयोग, जो बड़े बड़े लोग थे, जो अमीर थे, जो पैसे वाले थे, जो भूस्वामित्व थे, जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ी बंगले और कोठी थी, वही लोग फ्रेंच भाषा का उपयोग करते थे। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1815 की वियना संधि के उद्देश्य बताइए, इसके प्रस्ताव, प्रमुख प्रस्ताव एवं व्यवस्थाओं का वर्णन कीजिए। तो 1815 की जो वियना संधि थी उसके उद्देश्य थे उत्तर नीदरलैंड में साम्राज्य की स्थापना, दक्षिण में जनेवा को पिंडमांड के साथ मिला दिया जाना, प्रसा को पश्चिम में नए क्षेत्र दिया जाना, पूर्व में रूस को पोलैंड का हिस्सा दे दिया गया, ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। ये सब इस वियना संधि के मुख्य उद्देश्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यूरोप में उदारवादियों द्वारा समर्थित राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक आदर्श क्या थे? तो इसके आदर्श थे कानून के समक्ष समानता, वयस्क मताधिकार की छूट और बाजार में स्वतंत्रता तथा ताकि राज्य में जो वस्तु में कर टैक्स लगाया जाता था उसके समाप्ति हो सके। ये थे यूरोप में उदारवाद के द्वारा समर्थित राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक आदर्श। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है औद्योगिकरण में वृद्धि के लिए किस प्रकार यूरोप के सामाजिक और राजनीतिक समीकरण बदल दिए? यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट जो है वो कहता है पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि हुई, शहरों का विकास और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ, श्रमिक एवं मध्य वर्गों का उदय हुआ, कुलीन विशेषाधिकार की समाप्ति के विचारों का लोकप्रियता उनके आम जनताओं के बीच में बढ़ी। ये सब कारण थे जो यूरोप के सामाजिक और राजनीतिक समीकरण को बदल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यूरोप में राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की क्या भूमिका थी? मतलब कि महिलाओं ने यहाँ पे क्या किया था, कौन सा उनका काम था और क्या भूमिका थी, क्या वो इस युद्ध में आए थे? तो मैं आपको बता दूं कि समाचार पत्रों का प्रकाशन ये सब महिलाओं के द्वारा किया जाता था। मताधिकार प्राप्ति नहीं, मताधिकार प्राप्ति हेतु संघर्ष करना महिलाओं द्वारा था। राजनीतिक बैठकों तथा प्रदर्शनों में हिस्सा लेना, जितने भी पुरुष राजनीतिक बैठक कर रहे थे या फिर अपना दल बना के लड़ाई और बातों को आगे बढ़ा रहे थे, उसमें महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद की लहर के क्या कारण थे? तो जनता पर अत्याचार ये सबसे मुख्य कारण था कि 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद की लहर दौड़ी थी। निरंकुश शासन व्यवस्था, उदारवादी विचारों का प्रसार, स्वतंत्रता, समानता तथा प्रभुत्व, बंधुत्व का नारा, शिक्षा, मध्य वर्ग की भूमिका, मतलब जो ये सारे पॉइंट जो हैं ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये पूरे फ्रांस के क्रांति के लिए। यही वो शब्द हैं जिनके कारण फ्रांस की क्रांति हुई और बाद में ये पूरे विश्व में फैल गया था। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
1815 से 1914 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय केंद्रों में 3 प्रवाहों को विस्तार को लिखे। तो सबसे पहला प्रवाह था वो है वस्तुओं का प्रवाह, पूंजी का प्रवाह और लोगों का प्रवाह। ये 3 वो प्रवाह थे जो विनिमय केंद्रों के मुख्य कारण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना किस प्रकार पैदा किया। तो ये भी ऑलरेडी क्वेश्चन हमारा हो चुका है, लेकिन हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में क्वेश्चन पूछे, 5 नंबर में पूछे, तो वहाँ पे आपको बताना होगा पितृभक्ति और नागरिकों के विचार, नए राष्ट्र चिन्ह, केंद्रीयकृत प्रशासन व्यवस्था, राष्ट्रीय भाषा, एक समान भार व मान की व्यवस्था। तो ये सब चीज़ें थी। अब नेपोलियन द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधारों की विशेषता अगर बताने के लिए बोले तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं नेपोलियन की संहिता जो 1804 में उसने लाई थी, अपना एक संहिता जिसमें उसने बहुत सारे सुधार किए जो पहले से सही नहीं थे। ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्थाओं में सुधार किया, शहरी क्षेत्रों में सुधार किया, व्यापार में सुधार किया, ये सब नेपोलियन ने अपने संहिता के माध्यम से सुधार किया था। अब उसमें क्या है कि 1804 की नागरिक संहिता के प्रावधानों को लिखिए। क्या हुआ था 1804 की नागरिक संहिता में? तो 1804 के नागरिक संहिता में जन पर आधारित सुविधाओं को समाप्त कर दिया गया। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको, संपत्ति के आधार की बहाली। तो ये सारे पॉइंट जो है वो मैंने ऊपर डिस्कस किया है। अब देखिए ये जो यूरोप में कुलीन वर्ग की विशेषता था ये भी हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस किया है। ये सारे क्वेश्चन डिस्कस किया है, लेकिन आपको अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग पूछे, मतलब कि अधिक नंबर का पूछे, 5 नंबर का पूछे, तो वहाँ पे कुछ बातें आपको लिखनी पड़ेगी। ऐसे शुद्ध पॉइंट में आप नहीं लिख सकते हैं। पॉइंट मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है ताकि आप इन चीज़ों को समझ जाएं। पॉइंट को समझ के आपको इसको विस्तार से लिखेंगे तो आपको अधिक नंबर आएगा। अब यहाँ पे जो नया क्वेश्चन आएगा वो देख लेता हूँ मैं। नया क्वेश्चन इसमें अब नहीं है, कुछ जो लॉन्ग टर्म के ज़्यादा बड़े क्वेश्चन आते हैं उनको हम अब ध्यान दे लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी हमने ऊपर डिस्कस कर लिया था, इसलिए मैंने इसे आपको नहीं बताया है। अब मैं आपको सबसे बड़े बड़े क्वेश्चन के बारे में बता देता हूँ कि फ्रांसीसी क्रांतियों द्वारा सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए उठाए गए कदम पूर्ववर्ती समाज में लोगों की पहचान से किस तरह अलग थे। तो अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। पहला जो पॉइंट है वो है पहले समाज स्टेट में बंधी हुई थी, जबकि अब पृथ्वीभूमि, राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय ध्वज आदि के आधार पर सामूहिक पहचान बदल दिया गया था। पूर्ववर्ती समाज निरंकुश राजतंत्र के प्रति निष्ठा पर आधारित थी, जबकि अब यह लोगों द्वारा बने गए राष्ट्र के प्रति समर्पण पर आधारित था। और तीसरा पॉइंट जो है वो कहता है समाज में लोगों को संविधान के अंतर्गत समान अधिकार दिए गए जो पहले नहीं थे। ये सब चीज़ें पहले नहीं थी जो अब यहाँ पे इन लोगों को मिला था। और नेपोलियन संहिता 1804 में कही गई बातों किस प्रकार उदारवादी राष्ट्रवाद की विचारधारा के अनुरूप थी, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे आपको मैंने अभी बताया है कि नेपोलियन ने जो 1804 में अपना नागरिक संहिता लाया था उसमें क्या क्या लाया था। तो विशेष अधिकार जो थी लोगों को मिला हुआ उसे समाप्त कर दिया गया, सभी के लिए एक तरह का कानून, संपत्ति का अधिकार सबको दिया और दासत्व और भू व्यवस्था और जागीरदारों के शुल्क से मुक्ति दिलाया। ये सब चीज़ें नेपोलियन ने किया था। और एक कानून, मानक भार और राष्ट्रीय मुद्रा का प्रावधान दिया। ये सब नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपके विचार में रूढ़िवादी विचारधारा किस प्रकार मानव जीवन के उत्थान में बाधक है। तो यहाँ एक चीज़ है कॉमन जो आपको समझना पड़ेगा, यह समाज के परंपरागत ऊंच नीच की भावना को बनाए रखने का समर्थन करती थी, आधुनिक जीवन के मूल्यों के विपरीत था। तीसरा है समाज में परिवर्तन के विरोधी थे ये लोग। और नेक्स्ट है कहता है लोकतंत्र के युग में भी राजतंत्र का समर्थन करते थे। पांचवा कहता है आलोचना और असहमति के खिलाफ थे, मतलब इनकी कोई भी बातें नहीं थी जो मानव के लिए सही हो। हर तरह से ये लोग जो थे वो बेकार थे, हमेशा बाधक के रूप में ही काम करते थे। आइए हम क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। क्रांतिकारी विचारधारा ने किस प्रकार निरंकुश राजतंत्र के विरुद्ध आधुनिक राज की स्थापना में योगदान दिया। तो देखिए 1815 के बाद के वर्षों में दमन के भय से उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया गया, इसलिए कई गुप्त संगठन उभर कर आए जो राष्ट्र स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होकर संघर्ष करने लगे। इटली का ज्यूसेपी मस्सेनी ऐसा ही एक क्रांतिकारी था। उसने 2 भूमिगत संगठन यंग इटली और यंग यूरोप का गठन किया था। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप सबको ये बताया था। उसने इटली का एकीकृत गणतंत्र बनाने के लिए क्रांतिकारी संघर्ष किया और उसके विचारों को पूरे यूरोप पर असर पड़ा तथा रूढ़िवाद को मुंह की खानी पड़ी, सब वो
ख़त्म हो गया, रूढ़िवादियों को ख़त्म कर दिया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भूख, कठिनाई, असमानता और बेरोजगारी किस प्रकार जन विद्रोह का कारण बन सकती है। 1830 के दशक में यूरोपीय परिस्थितियों के संदर्भ में अपने विचार प्रकट कीजिए। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि 1830 के दशक में यूरोपीय समाज कई कठिनाइयों से जूझ रहा था, जैसे बढ़ती आबादी, मशीनीकरण, औद्योगिकरण, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हो रही थी, महंगाई हो रहा था, व्यापक बेरोजगारी हो रही थी, शहर से लोग मतलब गांव से शहर की ओर पलायन कर रहे थे, फसलों की बर्बादी हो गई। ये सब जो कारण थे वो 1848 में एक ऐसा ही वर्ष था जिसका बहुत ज़्यादा असर पड़ा। इन सभी परिस्थितियों की वजह से पेरिस के लोग सड़क पर उतर आए और राजा को भागने पर मजबूर कर दिया तथा गणतंत्रता की घोषणा कर दी। आधुनिक समय में इन परिस्थितियों को पैदा होने पर जनता द्वारा विद्रोह की घटनाएं होती रहती हैं। उदाहरण के लिए नेपाल में जन विद्रोह द्वारा राजतंत्र को खत्म कर दिया गया था, क्योंकि अभी कुछ समय पहले तक नेपाल में राजतंत्र था, लेकिन जनता ने उसे खत्म कर दिया। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो लॉन्ग में है उसे वो कहता है, आपके विचार में ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण यूरोप के बाकी देशों की अपेक्षा किस तरह भिन्न था। तो ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक हुई कोई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था, जैसा कि अन्य यूरोपीय देशों में हुआ था। यह एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा था, जो हम इस प्रकार समझ सकते हैं। पहला है, ब्रिटेन कई निर्जातीय पहचान जैसे अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट आदि का देश था। दूसरा है आंग्ल राष्ट्र इंग्लैंड, मतलब जिसे हम आंग्ल राष्ट्र इंग्लैंड के नाम से जानते हैं, कि अहमियत, सत्ता, समृद्धि में वृद्धि तथा द्वीप समूह में अन्य राष्ट्रों पर इसका प्रभुत्व बढ़ गया था। नंबर 3 कहता है, संसद ने 1688 में राजतंत्र की ताकत छीन ली थी। चौथा कहता है, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच 1707 में हुए समझौते से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का जन्म हुआ, किंतु व्यवहार में इंग्लैंड का स्कॉटलैंड पर प्रभुत्व जम गया। पांचवा है, एक ब्रितानी पहचान के विकास को योजनाबद्ध रूप से बढ़ाया गया, जिसमें कई बार स्कॉटिश, वेल्स, आयरलैंड के लोगों को भी दबा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आपके विचार में जर्मनी और फ्रांस के राष्ट्र को दर्शाने वाले प्रतीक किस प्रकार वहाँ के लोगों की भावनाओं को प्रकट करते हैं। तो राष्ट्र के प्रति जुड़ाव पैदा करने वाले 18वीं और 19वीं सदी में राष्ट्र का मानवीकरण किया गया था। वहाँ पे विशेष नारी रूपक में दर्शाया जाने लगा। फ्रांसीसी क्रांति जो स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र को प्रकट करती थी, उसे कलाकारों ने भारी रूपक रूप से भी अभिव्यक्त किया था। मरियन की तस्वीरें फ्रांसीसी गणतंत्र को प्रकट करती है। जिसकी लाल टोपी और टूटी हुई जंजीर स्वतंत्रता को दिखाती है। आमतौर पर आंखों पर जो पट्टी बांधे तराजू के लिए महिला इंसाफ को प्रकट करती है, इन चित्रों को सार्वजनिक स्थानों पर दर्शाया गया, जिससे वहाँ के लोगों को यह समझ में आया कि उनके लिए स्वतंत्रता कितनी जरूरी है। नेक्स्ट और लास्ट, राष्ट्रवाद ने ही साम्राज्यवाद को जन्म दिया और अंततः उसका भी अंत किया गया। उदाहरण सहित समझाना है। यह क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है। 19वीं सदी में यूरोपीय देशों में तीव्र औद्योगिक वृद्धि और उग्रवादी आकांक्षाओं ने साम्राज्यवाद को जन्म दे दिया। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों ने एशिया, अफ्रीका में कई देशों पर अपना आधिपत्य जमाकर उनका औपनिवेशीकरण किया और अपने हितों के अनुरूप उनका घोर शोषण किया। किंतु इस आधिपत्य और शोषण के विरुद्ध इन देशों में साम्राज्य विरोधी आंदोलन पैदा हुए। इस प्रक्रिया में यहाँ के लोगों पर पारस्परिक सामूहिक एकता में बंधन में बांध दिया, जो राष्ट्र के रूप में स्वतंत्र राष्ट्र राज्य का निर्माण स्वप्न संजोने लगी। यद्यपि यह राष्ट्र और परिस्थितियों के अनुरूप भिन्न और विशिष्ट था, किंतु यह पूरे यूरोपीय साम्राज्य का अंत कर दिया था। देखिए, ये था आपका प्रश्न उत्तर, जो चैप्टर 1 हिस्ट्री का 10वीं क्लास का है। मैंने इससे पहले 2 वीडियो भी दिया था, जिसमें आपको मैंने सारी बातें समझा दिया था। यदि आपको उन सब में किसी बातों को समझने में कोई परेशानी हो रही हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ ये प्रश्न उत्तर है पहले चैप्टर का। यदि इसमें आपको किसी प्रकार की परेशानी हो या फिर कोई क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आ रहा तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर एक नया वीडियो बनाया जाए। तो अब ये जो हिस्ट्री का पहला चैप्टर है वो समाप्त हो चुका है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, अगले चैप्टर में। तब तक के लिए बाय।